केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग नाइट्रोजन फैमिली का अध्ययन कर रहे थे, इसमें हम लोग उनके भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता पढ़ रहे थे। अब हम लोग आज ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो समूह 15 के तत्वों द्वारा M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के द्वारा ऑक्साइड निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। अर्थात ऑक्साइडों की संख्या क्या होती है? घटती है। ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे मतलब नाइट्रोजन होगा, उसके बाद नीचे फास्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी, फिर बिस्मथ होता है ना। तो ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होगी? घटती है। और ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, M2O3 प्रकार के और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रोजन के द्वारा जो निर्मित ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के द्वारा निर्मित ऑक्साइडों की संख्या कुल 5 होती है। नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जिनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? गैसीय होती है। एक N2O है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कहते हैं, रंगहीन है। NO है, N2O3 है, ठीक है ना, NO2 है और N2O5 है। तो N2O को हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या हास्य गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट है, पांचों ऑक्साइड, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना। पांचों ऑक्साइडों में दो ऑक्साइड इसके क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। N2 और NO की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। और N2O3 और NO2 और N2O5 की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है ना। तो N2O हंसाने वाली गैस है, हास्य गैस है। ऐसे में जो है N2O और NO2 नाइट्रोजन के आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में उदासीन ऑक्साइड है, तो आप याद कर लेंगे N2O और NO। ठीक है ना। इनकी अम्लीयता का क्रम जो होता है ऐसे होता है, देखेंगे अम्लीयता का क्रम जैसे बता चुके हैं। जिसमें N की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें निकालेंगे तो N की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +5। इसमें देखेंगे +4 दिया, इसमें +3 है, इसमें +2 है, इसमें +1 है। तो सबसे अधिक अम्लीय वह होगा जिसमें क्या होगा? नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा? N2O5 मतलब जिसमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जुड़ी रहेगी। जिस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जुड़ा रहेगा उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, नोट करके देखेंगे। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ साथ ऑक्साइडों की अम्लीय लक्षण भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के ऑक्साइड द्विअणु डाइमर होते हैं। अर्थात M2O3 और M2O5 के स्थान पे M4O6 और M4O10 के रूप में मिलते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर पेंटा ऑक्साइडों की अम्लीयता क्या होती है? कम होती जाती है। P4O10 के अतिरिक्त अन्य सभी पेंटा ऑक्साइड ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे प्रदर्शित किया गया, देखेंगे। जैसे N2O5 ये अम्लीय है, ग्रेटर देन P2O5। जैसे यहाँ देखेंगे आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी। और Bi2O5 क्या होता है? क्षारीय होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता घटती है तथा क्या होती है? क्षारकता बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीयता घटती है और क्षारकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, हाइड्रोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता इनकी क्या होती है? नाइट्रोजन को छोड़कर इस समूह के सभी तत्व क्या होते हैं? दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन केवल एक ही प्रकार का बनाता है, NH3। X यदि हैलोजन है, X बराबर हैलोजन मान लीजिए कि हो, F हो, Cl हो, Br हो, I हो, तो नाइट्रोजन केवल NH3 प्रकार के, जैसे NF3, NCl3 एक प्रकार का, मतलब ट्राई हैलाइड बनाता है। जबकि शेष क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड NH3, यानी कि M से यदि प्रदर्शित करें तो MX3, और शेष क्या होते हैं? MX3 और MX5 दो प्रकार के क्या होते हैं? हैलाइड बनाते हैं, शेष जितने भी होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ट्राई हैलाइड। तो इस समूह के जो तत्व होते हैं, इस समूह के सभी तत्व जो होते हैं हैलोजन के साथ सीधे क्रिया करके MX3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं। जैसे NCl3, NBr3, NI3 को छोड़कर इस समूह के सभी तत्वों के सभी हैलाइड क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, मतलब इनको छोड़कर शेष के। ठीक है ना। ये सभी ट्राई हैलाइड संयोजकता तथा ससंयोजकता तथा चतुष्फलकी sp3 संकरण, ये भी आप आगे जानेंगे। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ट्राई हैलाइडों का आयनिक लक्षण भी क्या होता है? क्रमशः बढ़ता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं।
जैसे केंद्रीय परमाणु पर इन पे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये सभी ट्राई हाइलाइट, जैसे मान लीजिए NF3 हम लें तो NF3 में देंगे तो एन एफ ऐसे जुड़ जाएगा या एफ ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ एफ है सॉरी, और यहाँ पे भी एफ है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, तो वही इसी को हम अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म। इसकी उपस्थिति के कारण ये सब भी क्या होते हैं, लुईस क्षार की बात व्यवहार करते हैं, ठीक ना। तो नाइट्रोजन के हाइलाइडों में NF3 एक दुर्बल लुईस क्षार है, क्योंकि यह परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक के कारण एन पर आंशिक धनावेश क्या होता है, उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। समान हाइलाइडों के लिए लुईस क्षार लक्षण एन से BI तक क्या होता है, घटता है। देखेंगे यहाँ पे लुईस क्षार लक्षण दिया है, NF3, PF3, ASF3, SBF3, BIF3 ग्रेटर देन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पेंटा हाइलाइट क्या होते हैं इनके। पेंटा हाइलाइट जो होते हैं आपको मेनली तो पेंटा हाइलाइट, इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन व बिस्मथ को छोड़कर, बिस्मथ जैसे आपको पहले बता चुके हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये होता है। तो बिस्मथ क्या होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होती है, इसकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी नहीं होती है, मतलब यह SbCl5 अधिक अस्थायी नहीं होगा। क्या अधिक अस्थायी होगा इसका, SbCl3 अधिक अस्थायी होगा, ठीक है। तो N व Bi को छोड़कर इस समूह के सभी तत्व क्या होते हैं, पेंटा हाइलाइट बनाते हैं। N रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण तथा Bi निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण पेंटा हाइलाइट नहीं बनाता है। पेंटा हाइलाइट क्या होते हैं, नहीं बनाते हैं। Pi3 जो होते हैं अस्थाई नहीं होता है, ठीक ना। और क्योंकि क्या होता है, आयोडीन का परमाणु आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि आयोडीन का परमाणु आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सुनो, तो इतना ही इसमें जानना है, नीचे की चीज़ें नहीं जाना, मतलब कि N और Bi इसमें स्पेशली यही है, N और Bi इसमें क्या होते हैं पेंटा हाइलाइट नहीं बनाते हैं। N में क्या होते हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते हैं, और Bi में क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण भी क्या होता है, यह पेंटा हाइलाइट नहीं बनाता है, ठीक है। अब आएंगे आप ऑक्सी अम्लों का निर्माण। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, तो Bi को छोड़कर, मतलब ऑक्सी अम्ल मतलब क्या होते हैं, H2O के साथ इनके ऑक्साइड क्या हो, इनके ऑक्साइड, इन तत्वों के ऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करके अम्ल बनाए, ठीक ना। तो बिस्मथ को छोड़कर इस समूह के अन्य सभी तत्व ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। इनकी सामर्थ्य वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की ओर क्या होती है, घटती है। जैसे HNO3 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन वाली है ना, नाइट्रोजन HNO3, फास्फोरस का H3PO4, तो नाइट्रिक एसिड नाम है, आर्थोफास्फोरिक एसिड, H3ASO4, H3SbO4, यही ऑक्सी अम्ल है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, इसमें देखेंगे मुख्य जो आपको बताया गया है, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल जैसे यह है, देखेंगे H2N2O2 हाइपोनाइट्रोस अम्ल कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसमें दो ही है, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल जैसे, ठीक ना। एक क्या है, 3 या HNO2 है, इसको हम नाइट्रस अम्ल कहते हैं, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO4 है, पर नाइट्रिक अम्ल है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल यह इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल आगे और डिटेल में जब जानेंगे आप, तो H3PO2 है, हाइपोफास्फोरस अम्ल कहते हैं, H3PO3 क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं, HPO2 क्या है, मेटाफास्फोरक अम्ल कहते हैं। इसमें उसके बाद H4P2O5 ये भी इंपॉर्टेंट है, या H3PO4 यह इंपॉर्टेंट है, इसे हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इतना इसमें फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में आपको जानना है, ठीक है। इतना ही आपको जानना है इसमें, और चीज़ आप चाहें तो जान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे आप इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, N2, नाइट्रोजन N2 होती है ना, नाइट्रोजन N2, इसकी खोज की थी, N2 की खोज की थी प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने, इसने खोज की थी, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने N2 की खोज की थी, आप ये जान लेंगे, ठीक ना। अब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, वायुमंडल में कितने मात्रा में N2 गैस पाई जाती है, बताएं सब लोग, 78% पाई जाती है ना, सबको पता होगा यह। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में ही नाइट्रोजन का मेन स्रोत है, वायुमंडल गैसों में मिश्रण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजन के अब इसमें देखेंगे बनाने की विधियां में प्रमुख विधियां यहाँ पे आपको बताई जा रही है, नाइट्रोजन के बनाने की प्रयोग विधियां में आपको यहाँ बताई जा रही है। तो प्रयोगशाला विधि यहाँ पे एक बताई जा रही है, तो प्रयोगशाला विधि है क्या, देखेंगे इसमें प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाई जाती है, लेबोरेटरी मेथड में देखेंगे आप, तो कैसे बनाई जाती है प्रयोगशाला में।
प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस का निर्माण सांद्र सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र अमोनियम क्लोराइड, आप कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड के विलयनों को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम नाइट्राइड और NaCl। फिर अमोनियम नाइट्राइड क्या होता है? जो अपघटन होता है, ये अमोनियम नाइट्राइड है NH4NO2। तो अमोनियम नाइट्राइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या बना ले जाता है? नाइट्रोजन गैस और जल बना लेता है। तो प्रयोगशाला में बनाने की यही विधि है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस सांद्र सोडियम नाइट्राइड तथा सांद्र अमोनियम क्लोराइड के विलयनों को गर्म करके क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ठीक ना। इन्हें हम जब गर्म करते हैं, इन्हें गर्म करने पर पहले क्या होता है? अमोनियम नाइट्राइट बनता है, जो अपघटन के पश्चात क्या होता है? N2 निर्मित करता है, ठीक है ना। ऐसे वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा जल के ऊपर क्या करते हैं? हम एकत्रित कर लेते हैं। तो लिख लेंगे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइट के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जब अमोनियम नाइट्राइट के हम मिश्रण को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट इसका सूत्र है, बनता है अमोनियम नाइट्राइट, फिर अपघटित होकर जल और क्या होता है? नाइट्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप अन्य विधियां में आ जाएंगे। तो अन्य विधियां में जैसे है आपका, जैसा कि बताएं ना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने परसेंट पे पाई जाती है बताएं सब लोग? 78% में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो बनाने की अन्य विधियां में जैसे उसका पहला है वायु द्वारा ही है, हम शॉर्ट में ही बताएंगे, इसमें अधिक लिखा है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल है, ठीक है ना। इसमें लगभग क्या होती है? 78% आयतन उपस्थित होता है। वायु में इसके साथ क्या होता है? मुख्यतः O2 तथा CO2 भी क्या होती है? उपस्थित होती है, ठीक है। तो इस वायु को वायु में O2 और CO2 होती है ना। O2 कितना परसेंट होती है? बोले सब लोग? 21% होती है। और शेष 1% में सब गैसें होती हैं, ठीक ना, CO2 अन्य चीज़ें। हाँ, तो इस वायु को हम कास्टिक पोटास, इस वायु को हम क्या करें? यदि वायु जो होती है, वायु देखें सब लोग ना, इस वायु को यदि हम कास्टिक पोटास यदि हम विलयन पर प्रवाहित करते हैं तो CO2 अवशोषित हो जाती है। उसके अंदर CO2 का अवशोषित होता है, KOH विलयन होता है। KOH विलयन जब हम वायु को प्रवाहित करते हैं तो केवल कौन सी गैस अवशोषित होगी? CO2 गैस अवशोषित हो जाती है। शेष वायु को हम क्या कहते हैं? जलते हुए फास्फोरस पर प्रवाहित करने पर O2 क्या होती है? फास्फोरस से क्रिया कर लेती है, तो क्या बच जाएगा? केवल नाइट्रोजन। फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का धूम बना लेती है। और शेष क्या बच जाता है? नाइट्रोजन, ठीक ना। तो ये रिएक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना ही तक रहने देंगे, ठीक ना। तो वायु में जैसे कि आप जान रहे हैं, वायु में क्या सी गैस होगी? नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी मेन स्रोत, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम इस मिश्रण को हम KOH विलयन में पहले प्रवाहित करेंगे, किसमें प्रवाहित करेंगे? KOH विलयन में। तो जो यह CO2 होगा आपका, CO2 यह अवशोषित हो जाएगा। अब क्या बचा उसमें? N2 और O2। अब N2O2 को हम क्या करेंगे? सफ़ेद फास्फोरस पर जब प्रवाहित करेंगे, जब अब N2 और O2 हो जाएगा ना, जैसे O2 प्लस N2 होगा। अब इसको जब हम सफ़ेद फास्फोरस पे प्रवाहित करेंगे, सफ़ेद P पे, फास्फोरस पे, तो P से क्या होगी? ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी, P4 प्लस 5O2 क्रिया करके बना लेगी, वह P4O10 बना लेगी, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, ठीक ना। अब अगला इसमें देखेंगे अमोनिया द्वारा है। तो अमोनिया द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, यह चीज़ देखेंगे। तो अमोनिया को अधिक इसमें विधियाँ लिखी होंगी, देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है यह, अमोनिया द्वारा नाइट्रोजन गैस का प्राप्त करना, ठीक ना। तो अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, अमोनिया को क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, अथवा NO के साथ, हाँ, अथवा क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ CU की रक्त तप्त जाली पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन गैस क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। तो अमोनिया की हम कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करते देखेंगे, 2NH3 गैस और CU गर्म करते हैं तो CU प्राप्त होता है, H2O और N2 गैस प्राप्त होती है। आप इंपॉर्टेंट है या कठिन रिएक्शन है थोड़ा, या तो हम उसको NO गैस 4NH3 प्लस 6NO, हाँ, और CU जाली पर जब हम पर करते हैं तो 5N2 और 6H2O क्या होती है? प्राप्त होती है। अमोनिया क्या होती है? क्लोरीन या विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा भी प्राप्त होती है। क्लोरीन के साथ क्रिया कराएं, विरंजक चूर्ण के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट आप पढ़े होंगे। 8NH3 प्लस 3Cl2। यहाँ पे अमोनिया की अधिकता होती है, यहाँ पर अमोनिया की क्या होती है? कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। तो Cl2 से क्रिया करता है, 6NH4Cl प्लस N2 बनता है। तो यह चीज़ आप कर सकते हैं। या विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया कराएं यदि हम, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। तो देखेंगे 2NH3 है ना, 2NH3 प्लस 3CaOCl2, 3CaCl2 प्लस 3H2O और प्लस क्या है? N2 है,
ठीक है। तो अमोनिया की यह क्रिया है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, उसे नोट्स आपको भेजा ही जाएगा, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप इसमें अमोनियम नाइट्राइट द्वारा, अमोनियम नाइट्राइट द्वारा कैसे प्राप्त किया जाएगा अमोनिया। तो जैसा ऊपर आया ही है, अमोनियम नाइट्राइट को जब हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्राइट के तनु विलयन को गर्म करेंगे तो ये अमोनियम नाइट्राइट है, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जल बन जाएगा, N2 बन जाएगा। जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में हम गर्म किए हैं ना वो चीज़ें, हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और एक है आपका डाइक्रोमेट द्वारा, हाँ, डाइक्रोमेट द्वारा। तो जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को, अमोनियम पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी गर्म किया जाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को यदि हम अकेले गर्म करें तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, NH4 ट्वाइस Cr2O7। डाइक्रोमेट आयन का सूत्र यह है, देखेंगे डाइक्रोमेट आयन, इसको हम डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, Cr2O7 पे 2 माइनस, तो अमोनियम के लिए क्या हो जाएगा, NH4 का होल प्राइस। जब हम इसको गर्म करते हैं तो Cr2O3 बन जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड बन जाएगा हरे रंग का, H2O निकलेगा और क्या चीज़ बन जाएगी, N2 गैस बन जाएगी। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, ये चीज़ हटा लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उसके साथ नहीं लिखेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम गर्म करते हैं क्या होती है, N2 गैस प्राप्त होती है। तो देखेंगे इतना है प्रोसेस इसमें बनाने के लिए दिया गया। अमोनियम नाइट्राइट द्वारा तो पहले से जानते ही हैं, ये आप ये पढ़े हैं अमोनिया की, जैसे ये तो क्रिया हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, अमोनिया की अधिकता की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, फिर अमोनिया की विरंजक चूर्ण से क्रिया कराते हैं, तभी नाइट्रोजन गैस बनती है, ठीक है। और एक यह दो क्रियाएं हैं, जैसे अमोनिया की हम कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराएं तो यह बनेगी, या हम NO को कॉपर जाली पर प्रभावित करें तो यह क्रिया होगी, ठीक है। यूरिया द्वारा, यूरिया द्वारा भी एक है, यूरिया को यूरिया देखे ही होंगे, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है, आप निकाले होंगे, निकाल लेंगे, 46.4% होती है ना। तो यूरिया को जब हम सोडियम नाइट्राइट और HCl, सोडियम नाइट्राइट मतलब और HCl, ये दोनों क्रिया करके HNO2 देते हैं, ये दोनों क्रिया करके क्या देते हैं, HNO2, तो वही नाइट्रस अम्ल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। क्रिया क्या हो जाएगा, 2NaCl + 3CO2, और ये चीज़ें तो उतना इंपॉर्टेंट यह क्रिया नहीं है, चाहे तो आप इसको न रटें, ठीक है। अब आ जाएंगे आप इसमें भौतिक गुणधर्म क्या होता है इनका, देखेंगे नाइट्रोजन के भौतिक गुणधर्म क्या है। तो नाइट्रोजन गैस होती है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, यह अविषैली है तथा जल में अल्प विलय है। नाइट्रोजन आप वायु के साथ ले भी लेते हैं, और वायु की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। N2 का अणु बाहर निकालेंगे तो 14 दूनी क्या हो जाएगी, 28, और O2 का अणु बाहर निकालेंगे तो 16 दूनी क्या हो जाएगी, 32। तो वायु से क्या होगी, यह हल्की होगी। और इसके दो समस्थानिक हैं, दो समस्थानिक का क्या चीज़, 7N14 और क्या है 7N15, दो समस्थानिक है, ठीक है। हाँ, और द्रव नाइट्रोजन का गलनांक इसकी ज़रूरत है नहीं, या रासायनिक रूप से क्या होती है, लगभग निष्क्रिय होती है। क्यों निष्क्रिय होती है, क्योंकि N2 में देखेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच दोनों परमाणु क्या होते हैं, ट्रिपल बांड से जुड़े रहते हैं। तो ट्रिपल बांड क्या होता है, यह बहुत ही प्रबल होता है। ट्रिपल बांड क्या होता है, यही प्रबल होता है, इसलिए क्या होता है, N2 नाइट्रोजन जो होती है लगभग निष्क्रिय होती है, वायु में रहती है, क्रिया नहीं करती है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप रासायनिक गुणधर्म पे आ जाएंगे। रासायनिक गुणधर्म, तो नाइट्रोजन के रासायनिक गुणधर्म में पहला है हाइड्रोजन से क्रिया। तो उच्च ताप व दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया का क्या करती है, निर्माण करती है, हैबर विधि द्वारा। हैबर विधि द्वारा यहाँ पे बताया गया है, अमोनिया का निर्माण करती है। और रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, N2 लिखा गया ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड 200 वायुमंडलीय दाब पर। आयरन उत्प्रेरक होता है, माइग्रेन वर्धक होता है, आगे पढ़ाया भी जाएगा ये चीज़ें। और 2NH3 बनती है, वही चीज़ है आपका N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रिया क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन विद्युत स्पिनिंग की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, 2NO बनाएगा। मतलब N2 + O2 रिवर्सिबल होता है, यह क्या बना लेगा, यह 2NO बना लेगा, ठीक है। और एल्यूमिना चूर्ण से क्रिया करके, जब एल्यूमिना से क्रिया करती है तो क्या बनता है, देखेंगे एल्यूमिना से क्रिया करने में थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, एल्यूमिना से जब क्रिया करती है, रिएक्शन विथ एल्यूमिना,
तो यह उच्च ताप पर कार्बन चूड़ की उपस्थिति में, कार्बन चूड़ रहता है देखेंगे, एल्यूमिना से क्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाती है। तो Al2O3 है देखेंगे, अब +3C और प्लस N2 और उच्च ताप है तो 2Al एल्युमिनियम नाइट्राइड +3 कार्बन मोनोऑक्साइड है यह। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, CaCO2। तो उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड का सूत्र होता है CaCN2। Ca क्या होता है, CN2। तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हो गया CaCO2 + N2, अक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड +C बनाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे नोट दिया गया है, कैल्शियम साइनेमाइड तथा कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलिम कहते हैं। मतलब CaCN2 और +C के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम कहते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में, उर्वरक के रूप में होता है। तो जानेंगे नाइट्रोलिम, यदि पूछ दें नाइट्रोलिम क्या है, तो कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 + C को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, अब आ जाएंगे आप नाइट्रोजन के उपयोग, आ जाएंगे आप क्या जाएंगे, नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन के मुख्य उपयोग क्या है, पहला तो पहला क्या है नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग विभिन्न औद्योगिक रसायनों जैसे अमोनिया के, कैल्शियम साइनेमाइड, नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण में किया जाएगा, आगे पढ़ेंगे। अन्य जैसे उर्वरक जैसे अमोनिया के निर्माण में NH3 के निर्माण हाइबर बेस से किया जाएगा। और CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड अभी बताए हैं, CaCN2 के निर्माण में किया जाएगा। ठीक है, अक्रिय वातावरण बनाने के लिए भी किया जाता है। अक्रिय वातावरण के निर्माण में भी क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह O2 CO2 आदि क्रियाशील गैसों से क्या होती है, मुक्त होती है, क्रिया नहीं करती है। वायु में रहते हुए भी क्या होती है, क्रिया नहीं होती है। तीसरा क्या है, विद्युत लैंपों में अक्रिय वातावरण, विद्युत लैंप जो होते हैं ना, उसमें भी अक्रिय वातावरण में किया जाता है। और चौथा, इसका उपयोग क्रायो सर्जरी में भी किया जाता है। बीच में सर्जरी में भी नाइट्रोजन गैस से सर्जरी की जाती है। ठीक है ना। और चौथा क्या है, पांचवा क्या है, जैविक तथा खाद्य पदार्थों के संग्रहण में से प्रशीतक के रूप में किया जाता है, मतलब ठंडा उत्पन्न करने के लिए। प्रशीतक मतलब समझ है ना, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के रूप में भी क्या होता है, उसमें खाद्य सामग्रियों के लिए किया जाता है, इसे प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो मुख्य उपयोग है ये चीज़, आप क्या करें, इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 2-3 लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाएंगे आप अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। इसका और भार निकालेंगे, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन 3, तो कितना हो जाएगा 17 और भार। ठीक ना। अमोनिया की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अमोनिया की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो इसके बनाने की विधियां हैं, तो बनाने की विधियां में जैसे है आपका पहला प्रयोगशाला विधि है। क्या है, प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में आप पढ़े भी हैं, कक्षा 10 में भी है अमोनिया। ठीक ना। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा बुझे हुए चूने स्लैग लाइम, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना, के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया और CaOH ट्वाइस हो गया। जब इसको हम गर्म करते हैं तो CaCl2 बनता है, यही अमोनिया गैस बनता है, प्लस 2H2O बनता है। ठीक है ना। हाँ, तो अमोनिया को बनाने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला क्या है, इसमें प्रयुक्त गैस जार पूर्णतः क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, मतलब उसमें H2O या जलवाष्प नहीं होना चाहिए। उपकरण में क्या होना चाहिए, वायुरोधी होना चाहिए। और सी क्या, अमोनिया गैस वायु से हल्की है। अमोनिया का अणुभार बताया ना कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 3 का अणुभार कितना होता है 17, और O2 का अणुभार 16 दूनी क्या होता है 32 होता है। तो वायु से हल्की होती है, अतः इसे वायु के ऊपर विस्थापन द्वारा क्या कर सकते हैं, हमें एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अमोनिया के बनाने की प्रक्रिया क्या है, मेन प्रक्रिया जो है यही चीज़ है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर, अमोनियम क्लोराइड का नाम और क्या है, नौसादर है। जब हम उसको बूझे चूने, बूझा चूना मतलब क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस CaCl2 + 2NH3 प्राप्त होती है, प्लस 2H2 होता है। ठीक है ना। हाँ, तो इतना आपको बताई गई प्रयोगशाला विधि, आप पहले से पढ़े भी हैं, तो ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, नोट्स कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।